गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 की अध्याय 2 यानी कि बहुपद को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इसमें हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है, बहुपद होता क्या है, इसके क्या उपयोग होते हैं और इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनको हम लोग देखेंगे, तो ध्यान देंगे। सबसे पहली बात कहता है यदि x को कोई एक अचर संख्या x यदि कोई एक चर संख्या है तो n एक प्राकृतिक संख्या है और a0, a1, a2, a3 इस तरह an तक जो है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है। अब कहता है तो px बराबर अगर an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n इस तरह का कोई समीकरण बनता है तो यह x में एक प्रकार का बहुपद कहलाता है। यह सभी एक प्रकार का क्या कहलाएगा? बहुपद। यानी कहने का मतलब है बहुपद, बहु मतलब कई, पद मतलब आप जान ही रहे हैं पद किसको कहते हैं। तो जब जड़ संख्या और वास्तविक संख्याओं के मेल से, ठीक है, जो एक नया व्यंजक प्राप्त होता है उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है। तो बहुपद में हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे उसके पावर का, जिसको हम लोग घात बोलते हैं। घात के आधार पर बहुपदों को बांटा जाता है। ठीक है। अब जैसे समझिए 1, 2 और 3 घात वाले, यानी कि अगर किसी x पर पावर, ठीक है, n यानी कि प्राकृतिक संख्या समझिए, nx टू द पावर 1 है, तो इसको हम लोग कहेंगे रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि x का पावर कितना है? 1 है। फिर ax अगर nx पे पावर स्क्वायर है, इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। इसके क्या कहेंगे? द्विघात। उसी तरह n इंटू एक्स टू द पावर 3 है तो इसे त्रिघात कहेंगे। इसी तरह x टू द पावर 4 रहेगा तो चतुर्थ घात, x टू द पावर 5 रहेगा तो पंचघात, षष्ठघात। यानी मेनली त्रिघात तक ही पूछा जाता है, इसके बाद अन्य को नहीं उतना ध्यान दिया जाता। आपके जो सवाल बनेंगे रैखिक, द्विघात और त्रिघात से ही बनेंगे। तो मैंने द्विघात समीकरण पहले पढ़ा भी दिया, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। अब बात करते हैं एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। आपको मैंने बताया भी है, जहाँ ए, बी और सी वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जिस तरह द्विघात बहुपद में हम शून्यक निकालते थे, उसी तरह इन बहुपदों में भी शून्यक होते हैं। शून्यक का अर्थ ही होता है वे मान, ठीक है, x के वे मान जो उस पूरे समीकरण को क्या कर दे? शून्य कर दे। ठीक है। अब देखिए बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनके बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं। क्या होते हैं? x निर्देशांक। यानी आप ये देख लें कि कोई ग्राफ है इस तरह से, ये y, ये y डैश, ठीक है, ये x और ये x डैश। अगर कोई समीकरण कुछ इस तरह से जाता है तो ध्यान से देखेंगे कि इसमें कि x के निर्देशांक कितने हैं? 2 हैं, एक इस बिंदु पर, एक इस बिंदु पर। तो इस तरह से x के कितने शून्यक हो जाएंगे? तो 2 हो जाएंगे। ठीक है। इस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि x के जो शून्यक होते हैं उनके x के निर्देशांक होते हैं। ठीक है। उसी तरह यानी कि आपको y की वैल्यू जो है एक समीकरण के रूप में दी रहेगी, यानी y बराबर p इंटू एक्स रहेगा और x के उस वैल्यू को निकालना होगा जिसमें x जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा वो x के वैल्यू हो जाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x जो है, x बराबर अगर a है तो बहुपद px का शून्यक कहलाएगा जब a की वैल्यू रखने पर वह पूरी तरह से 0 हो जाए। ठीक है। 5 नंबर में देखिए क्या कहता है पॉइंट, कि बहुपद के अधिकतम शून्यक उतने हो सकते हैं जितनी बहुपद की घात है। यानी कि अगर द्विघात समीकरण है तो उसके शून्यक 2 होंगे, त्रिघात है तो उसके शून्यक 3 होंगे, चतुर्घात है तो उसके शून्यक 4 होंगे, और इसी प्रकार से रैखिक समीकरण हो यानी एक घात वाला हो तो इसके शून्यक 1 होंगे। ठीक है। इतना भी समझ में हमको लगता है आ गया ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है यदि बहुपद पी एक्स, यहाँ ध्यान दीजिए, यदि बहुपद पी एक्स एक शून्यक दूसरे का योज्य प्रतिलोम हो। कहने का अर्थ है कि यदि एक शून्यक अल्फा बराबर आ जाए एक्स और बीटा बराबर आ जाए 1/x, ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि पी एक्स का एक शून्यक दूसरे का योज्य प्रतिलोम हो, सॉरी योज्य प्रतिलोम कहा जा रहा है। योज्य प्रतिलोम का अर्थ होता है यदि अल्फा बराबर एक्स तो बीटा बराबर -x, इस चीज़ को ध्यान में दें। योज्य प्रतिलोम कह रहा है। ठीक है। तो x का गुणांक 0 हो जाएगा। x का गुणांक क्या हो जाएगा? 0। यानी इन दोनों को x का जो गुणांक होगा, यानी जिसके a एक्स स्क्वायर जो होता है, तो ये a बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा? 0। समीकरण में ये कह रहा है कि यदि x
अल्फा और बीटा एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हो तो एक्स का गुणांक यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर दूसरी बात क्या कर रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स के शून्य एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हो, यानी एक अल्फा बराबर एक्स और बीटा बराबर 1/x आ जाए, ठीक है, तो x का गुणांक जो है एक अचर पद होगा, ऐसा पद होगा जिसके मान बदलेंगे नहीं, यानी कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अब चलिए आगे, बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो समझिए, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हों, जहाँ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये द्विघात बहुपद होगा ही नहीं, ठीक है। तो कहता है तो अल्फा और बीटा बराबर होता है शून्यकों का योग यानी -b/a, ये मैंने द्विघात समीकरण में भी आपको पढ़ाया है। पुनः अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाती है आपका c/a, और आप यहाँ ध्यान से देखिए तो आपका द्विघात समीकरण का जो एक मूल व्यंजक होता है, मूल सूत्र होता है, वो इस रूप में होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है कि यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हों तो बहुपद को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, तो बहुपद का सूत्र हो जाएगा, यानी द्विघात समीकरण का सूत्र हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। दैट मीन्स अगर हम माने तो इस तरह से कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, b/a इंटू एक्स प्लस c/a। इस चीज़ को आपने समझा, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। मैंने कहा कि सबसे पहले तो आप एक्स स्क्वायर दे ही दें, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसी को मैंने -b/a लिखा क्योंकि इसकी फॉर्मूले अभी हमने जस्ट ऊपर आपको बताया, ठीक है। दूसरा होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपके द्विघात समीकरण के मूल व्यंजक होते हैं। अब इन्हीं अल्फा प्लस बीटा को मैंने -b/a इंटू एक्स लिखा, यहाँ एक्स होना जरूरी है, और इस अल्फा इंटू बीटा को मैंने, ध्यान दें, इस अल्फा इंटू बीटा को मैंने c/a लिखा, ठीक है। तो इस तरह से आप ए एक्स स्क्वायर माइनस b/a इंटू एक्स प्लस c बराबर 0 को कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से लिख लें, नोट कर लें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यदि रैखिक बहुपद, कोई बहुपद है और वो रैखिक हो, यानी रैखिक का मतलब उसके x का अधिकतम घात कितना, 1 होना चाहिए, तो a प्लस बी का आलेख एक सरल रेखा प्राप्त होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। इसको आप समझ लें, जैसे मान लीजिए कोई दिया हुआ है 2x प्लस 3, ठीक है, इसमें आप ये चीज़ को बराबर y, ये समझ लीजिए, तो y की x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो 2x प्लस 3, तो ये यहाँ 5 से शुरू होगा, ये x है, यहाँ 5 से शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद 2 रखेंगे, 2 तो हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 3 7 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू कितनी, 7 पे फिर आ जाएगी, फिर इसी तरह 9 पे आ जाएगी, इसी तरह फिर जो है बढ़ती चली जाएगी, और वो एक सीधी रेखा, इन बिंदुओं को मिलाने पर एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए अब अगली बात, विभाजन एल्गोरिदम, इसको समझिए। विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, ये एक प्रकार के क्या होते हैं कि गुणनखंडन होता है, यानी एक बड़ा सा दिया रहता है आपको, पी एक्स की वैल्यू दी रहेगी जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जबकि आप उसी तरह समझिए जैसे भाजक गुना भागफल है ना, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, ठीक है, जोड़ शेष। आप इसी टर्म में इसको रख सकते हैं कि कोई भी, यहाँ देखिए, कोई भी बहुपद पी एक्स तथा जी एक्स के लिए अन्य दो बहुपद क्यू एक्स तथा आर एक्स का अस्तित्व किस प्रकार हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है, जहाँ आप इसको भाज्य मान सकते हैं, ये भाजक और ये भागफल और ये शेषफल, इस तरह से। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि जी एक्स, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और आर इंटू एक्स बराबर 0 या घातांक के रूप में होने चाहिए, ठीक है। अब मूल बातों पे आते हैं, ठीक है, दूसरे। अब देखिए दूसरी बात क्या कह रहा है, आप इस चीज को समझिए।
ये पीछे आ गए हम लोग। हाँ, अब कहता है पदों के आधार पर अगर समझा जाए तो मैंने बताया था कि पदों के आधार पर जो है बहुपद कितने कितने प्रकार के होंगे। यदि पद की संख्या एक तो एक पद बहुपद, बहुपद की संख्या पदों की संख्या दो तो द्विपदी, तीन हो तो त्रिपदी, चार हो चतुर्थपदी। और ये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। एक पदी समीकरण द्विघात में भी हो सकता है, त्रिघात में भी हो सकता है। यानी मान लीजिए सिर्फ एक्स स्क्वायर हमने दे दिया बराबर 0, ठीक है, तो यह भी एक प्रकार का क्या है, द्विघात बहुपद है। लेकिन ये एक ही पद है इसीलिए इसको द्विघात एक पदी द्विघात कहेंगे, एक पदी द्विघात, ठीक है। और उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2x देंगे, ठीक है, तो ये द्विपदी द्विघात, यानी दो पद हैं तो द्विपदी और दो घात है तो द्विपदी द्विघात, ठीक है। समझ में आया? इसे उदाहरण के तौर पे समझ लें। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप इसमें देखिए 5 सिर्फ एक पद है, 3x सिर्फ एक पद है। उसी तरह द्विपदी में देखिए दो पद है, 3√3 + 6x, x - 5y, एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस तरह से ये दो दो पद में है। यहाँ देखिए ये तीन तीन पद में है इसलिए त्रिपदी। लेकिन इसके घात देखिए, ये द्विघात है, ये चतुर्थ घात बहुपद है, आप ये भी समझिए। तो कहता है 4 या उससे अधिक पद वाले बहुपदों के लिए कोई विशेष नाम नहीं होता, इन्हें सामान्यतः बहुपद ही कह देते हैं। शून्य घात वाला बहुपद या शून्योत्तर अचर बहुपद, ये क्या होता है? सुनिए, कहता है शून्य को छोड़कर जितनी भी अचर संख्याएं हैं शून्य घात वाले बहुपद या शून्योत्तर अचर बहुपद कहलाते हैं। जैसे आप मान लीजिए 5 है, ये 5 कहीं ना कहीं x⁻0 पे ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या पर 0 पावर हो जाए तो इसकी वैल्यू 1, और 5 गुना 1 करेंगे तो इसे हो जाता है 5, वैल्यू अपरिवर्तित रहेगी, नहीं बदलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस 5 में एक शून्य घात वाला पद गुणन के रूप में रहता है, ठीक है। तो कोई भी संख्या है उसमें यह छिपा रहता है, ठीक है। आप इन चीज़ को समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या पर जब पावर हम x⁻0 देते हैं इसकी वैल्यू 1, अगर 9⁻0 देंगे तो इसकी भी वैल्यू 1, अगर किसी व्यक्ति के नाम के भी ऊपर इस 0 दे देंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आप इसे समझ लें, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो कहता है पी एक्स यानी ए, जहाँ पर ए बराबर 0 ना हो, एक शून्य घात वाला बहुपद होता है। क्योंकि अभी हमने बताया 5 के बारे में, 5 × x⁻0 भी हो सकता है। 7/2 है तो इसको x⁻0 के गुणन के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब होता है शून्य बहुपद। क्या होता है? तो कहता है वे बहुपद, एक बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो जाएं शून्य बहुपद कहलाएगा। यानी इसकी कोई परिभाषा नहीं होती और यह अस्तित्व में भी नहीं होता, इसे हम जनरली नहीं पढ़ते। पी एक्स की बात करें, पांचवा पॉइंट, तो पी एक्स एक ऐसा एक या अधिक घात वाला बहुपद होता है जो पी एक्स को एक रैखिक बहुपद x - a से भाग किया जाए तो शेषफल पी ए होगा। इसे शेषफल प्रमेय कहते हैं, ठीक है। शेषफल प्रमेय ये उसी तरह का भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इस फॉर्मूले पे इसको ध्यान देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ मूल पॉइंट की। तो देखिए, यदि पी एक्स एक बहुपद है जिसकी घात 1 या 1 से अधिक है तो ए एक और ए को एक वास्तविक संख्या मान लें, 1 2 3 4 5 6 जिस तरह की है, तो x - a जो है बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। आपको हमने बताया यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सॉरी, यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2 है बराबर 0 है तो इसके कहीं ना कहीं एक गुणनखंड x - 1 जरूर होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए, कहने का अर्थ है कि कोई भी संख्या है, कोई भी बहुपद है, उसमें गुणनखंड उसके जरूर निकलेंगे। तो x - a जो होता है वह बहुपद का गुणनखंड तभी होगा जब a की वैल्यू डालने पर पूरा समीकरण 0 हो जाए, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि पी ए, देखिए पी ए का मतलब सीधा समीकरण है, ए का मान रखने पे। यदि पी ए 0 है और x - a बहुपद है, पी एक्स का गुणनखंड है, इसे गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। यानी कि आप मान लीजिए x² प्लस 4x, ठीक है, प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, इसको हम 5 कर देते हैं ताकि आसानी से हो जाए। तो यहाँ ध्यान देखिए, x की वैल्यू अगर आप 1 रखें, x की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है, तो पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। यानी कि p इंटू ए की वैल्यू कितनी, 1 रखने पर देखिए इस पूरे पी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, इस पूरे पी एक्स की वैल्यू 0 हो जा रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x - a एक इस पूरे समीकरण का क्या होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है, क्योंकि ये भाग लग जाएंगे पूरे के पूरे। चलिए आगे की बात करते हैं। तो इसमें यदि
एक n घात के बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। हमने आपको बताया था यदि कोई संख्या है, द्विघात समीकरण है तो इसके 2 शून्यक, त्रिघात है तो 3 शून्यक। इसी तरह अगर किसी x पे पावर n है प्लस x 2x टू दी पावर n माइनस 1, इस तरह का डॉट डॉट करके प्लस 2 है बराबर 0, इस तरह के कोई बहुपद n घात वाले हैं तो इनके शून्यक भी कितने होंगे? n होंगे। यानी जितनी संख्या, जितना ये पावर होगा उतनी संख्या में ये होंगे, ठीक है, उतना इनके शून्यक निकलेंगे। अब देखिए कुछ फॉर्मूला हैं, आप इन फॉर्मूला को ध्यान रख लें, ठीक है, और हो सके तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये आसान हो जाए, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब बाकी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, इसके सवाल और इससे जुड़े हुए अन्य चीज़ें। धन्यवाद।